हमेशा की तरह हमारे जो सैनिकों ने उनको रोका, जब नहीं माने तो हाथ मुक्का धुक्का उनकी चली और उनको हालांकि दोनों तरफ से जख्मी हुए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि चीनियों के दुगने लोग जख्मी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको खदेड़ के वापस चाइना में भेज दिया है। तो ये चाइना की एक ऐसी रीत। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय सेना के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम देख रहे हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में, वहां पर चीन ने दुस्साहस किया है 9 दिसंबर को। और जो चीन के जो सैनिक हैं उनका प्रयास था एक भारतीय चोटी पर कब्जा करना, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया है और एक बार फिर जो चीन के जो सैनिक हैं जिन्होंने दुस्साहस करने का प्रयत्न किया उनको वहां से मार भगा दिया। और अब इसको लेकर चिंता जताई जा रही है कि चीन जो है अपना एक बार फिर जो है एग्रेशन दिखा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी ताजा मामला सामने आया है, इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो आने वाले समय में क्या चीन इस प्रकार का दुस्साहस फिर से कर सकता है, और इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1962 की वॉर के बाद से आपने देखा होगा कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर में चाइना के साथ में स्कर्मिशेस चलते ही रहे हैं। और ये उसी कड़ी के तहत है कि जो 9 दिसंबर को तवांग में यांगसे सेक्टर में ये जो स्कर्मिश हुआ है, जिसके बीच में कि तकरीबन 300 चाइनीज सोल्जर्स हमारे जो LAC के ऊपर में आए, हमारी पोस्ट के पास में जो कोई दूसरी जगह है वहां पर उन्होंने अंदर घुस के वहां पर अपना छोटा सा कब्जा जैसा बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे आपने कहा कि बड़ी बहादुरी के साथ में हमेशा की तरह हमारे जो सैनिकों ने उनको रोका, जब नहीं माने तो हाथ मुक्का धुक्का उनकी चली और उनको हालांकि दोनों तरफ से जख्मी हुए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि चीनियों के दुगने लोग जख्मी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको खदेड़ के वापस चाइना में भेज दिया है। तो ये चाइना की एक ऐसी रीत पहले से चलती आई है। 62 वॉर के बाद में सबसे बड़ा इंसिडेंट 1967 में नाथुला में हुआ था। बहुत ही, जिसमें कि हमारे भी बहुत सोल्जर्स मारे गए थे और चाइना के, तो वो तो एक बार फिर से लड़ाई की कगार पे आ गया था। फिर उसके बाद में सुमदोंगचू वैली के बीच में आप जानते हैं तवांग जो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहां पर 86-87 में फिर वो घुस के चले आए थे, क्योंकि उस इलाके में हमारे लोग ज्यादा नहीं थे। तो उनको उस टाइम पे मुंह तोड़ जवाब दिया और वापस वहां पे कर दिया। तो 86-87 के बाद में ये घटनाएं चलती रही। फिर आपने देखा होगा एक मेजर चीज जो आई थी वो डोकलम में आई थी, डोकलम में 2017 के बीच में, जहां की चाइना अपनी एक रोड बनाना चाहता था ट्राई जंक्शन के इलाके के बीच में। भारत ने अपना एक रिजॉल्व दिखाया, हम लोग अडिग रहे और चाइना को मुंह तोड़ खानी पड़ी और उसको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। तो आपने देखा कि उसने ईस्टर्न साइड को एक्टिवेट किया, फिर उसके बाद में उसने अपना रुख लद्दाख की तरफ में कर दिया। और लद्दाख में आप जानते हैं कि जून 2020 में वो गलवान हुआ था, और गलवान में भी हम बलवान थे, उसको भी मुंह की तोड़ के खानी पड़ी। और उसके बाद में फिर उसने वो वाले सेक्टर को छोड़ा और आके फिर अरुणाचल की तरफ में आ गया। और 2021 में भी जो अरुणाचल प्रदेश में ऐसी एक झड़प हो रखी हुई है, और ये जो लास्ट वाली हुई है ये 2022 में जो अभी 9 दिसंबर को ही है। तो इन ही कड़ियों के बीच में ये चलती जा रही है। मैं 2 चीजें इसमें कहना चाहूंगा। पहला तो चाइना एक विस्तारवादी कंट्री है और उसकी 14 कंट्रीज के साथ में सीमा बॉर्डर है, और उसमें से 12 के साथ में उसका झगड़ा है। वो झगड़ा सुलझाना ही नहीं चाहता है,
क्योंकि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट है। आप जानते हैं कि क्विन डायनेस्टी के टाइम पे, हैन डायनेस्टी के टाइम पे उन्होंने नॉर्थ जो कोरिया था, उन्होंने नॉर्थ वियतनाम था, उन सभी को कर लिया, फर्टाइल वगैरह जगह को ले लिया था। तो उसी के तहत उन्होंने ये जो 12 कंट्रीज के साथ में है, उनके साथ में सुलझाना नहीं चाहते। पहली चीज तो वो है। दूसरी चीज ये है कि इस वक्त जो चाइना है उसका ईस्टर्न फ्रंट, यानी कि वो ईस्टर्न फ्रंट आर्क का वनरेबिलिटी है, जहां पर वो ताइवान और बाकी जो साउथ चाइना सी, वहां पर उसको इस वक्त एक ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो वो उसको सुलझाना चाहता है। तो उसको सुलझाने के लिए इस साइड में वो इंडिया के साथ में लगातार आग को सुलगाए रखना चाहता है, कभी लद्दाख की तरफ, कभी इसकी तरफ में, ताकि भारतीय जो सेना है वो बॉर्डर के ऊपर में लगी रहे और उसके साथ में वो उनको हमको चेकमेट करके सके। और तीसरी बात यह है कि अभी एक चाइना एक राइजिंग सुपर पावर है और वैसा ही भारत भी विश्व गुरु बनने की कगार पे है। वो उसको देखता है, दोस्त का दोस्त होता है, दुश्मन हो जाता है। तो ये अभी चाइना देखता है कि भारत को मैं चेकमेट कैसे करूं, वो इसी कारण से कर रहा है। तो ये एक तीसरी उसकी जो चाल है वो चाहता है। और अगला आपने जो मेरे से सवाल पूछा कि आप क्या देखते हैं इसके बारे में, तो मैं सोचता हूं कि जो चाइना है वो ये लगातार अपनी एग्रेशन दिखाता जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था। और अभी की जो सिचुएशन है उसमें 2 कड़ियां हैं। पहली तो यह है जीपिंग जो है उस शी जो है उसकी जो अपनी एक जो तख्ता है वो कुछ डगमगा रही है। पहले कोविड हुआ था, जब कोविड हुआ था इन्होंने गलवान कर दिया। अभी इकोनॉमिक डाउन टर्न हो रहा है तो इन्होंने ये वाला इंसिडेंट कर दिया, जो तवांग के बीच में इंसिडेंट कर दिया। तो मैं ये कहूंगा कि वहां पर चाइना के बीच में एक इंस्टेबिलिटी सी चल रही है, और उस इंस्टेबिलिटी को ध्यान बटाने के लिए शी जिनपिंग जो है वो अपने आप को क्या बोलते ईस्टर्न फ्रंट में भी रखने के लिए और इसमें भी रखने के लिए, अंदर का ध्यान बटाने के लिए ये कुछ ऐसा कर रहा है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चीन जो है, जो इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो कुछ हो रहा है, इसको एस्केलेट कर सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से जो चाइना है इस वक्त ऐसी स्टेट में नहीं है कि वो इसको एस्केलेट कर सके। तो आपको लगता है कि जो उनकी जो घर के अंदर जो इस समय जो समस्याएं चल रही है, कहीं ना कहीं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो इस प्रकार के हथकंडे कर रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 फैक्टर हैं। पहला तो जो आपने ठीक बोला कि उनकी जो इंटरनल सिचुएशन इस वक्त ऐसी है, शी जिनपिंग डगमगाए हुए हैं। और उससे भी बड़ा फैक्टर जो है, आपने देखा होगा जापान का रिसर्जेंस हो रहा है। उनको चाइना को ताइवान लेने की वो जो पड़ी हुई है। साउथ चाइना सी में अभी आपने देखा है कि वहां पर साउथ कोरिया के साथ में अमेरिका एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो उसको वहां पर आग लगी हुई है। तो इस वक्त जहां की उसका ईस्ट तप रहा है, तो वेस्ट की तरफ में, हमारी तरफ में उसके पास में काबिलियत नहीं है, और वो कोशिश करेगा कि इसको इसी प्रकार से, मैं बोलता हूं, चिंगारी को सुलगाता रहे और इसको एस्केलेशन ना करे। मतलब आप कह रहे हैं कि चीन को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ये 1962 नहीं है और वो दोबारा अब नहीं हो सकता। 1962 में जो हुआ वो दोबारा नहीं हो सकता। बहुत दुरुस्त कहा आपने। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये एक स्ट्रांग भारत है, नया भारत है, मोदी जी का भारत है। और मोदी जी ने दिखा दिया है, जो हमारी तरफ में अभी आंख उठा के भी देखता है, हम जाके आंख उसके घर में जाके उसकी आंख फोड़ के आते हैं। पहले म्यांमार में हुआ था, वहां सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद में उड़ी वाले में जाके किया, और बाद में जाके बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर जाके मारा। तो मैं ये कहूंगा कि ये मोदी जी का एक स्ट्रांग भारत है, मोदी जी एक स्ट्रांग लीडर हैं, ये देश हमारा नया देश है। और हम सब, मैं एक एक्स फौजी होने के नाते से मैं कह सकता हूं कि चाइना को मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए। करेगा तो दोनों तरफ से मरेगा। उधर ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर में जो हमारा ये जो ट्रायड बन रहा है, जैसे जापान, मैं उसी पर आ रहा हूं। जो अभी क्वाड एक अलायंस बन रहा है,
और जिस प्रकार से अभी भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया है, आपको लगता है कहीं ना कहीं उससे चीन जो है, चीन में एक तरह की सनसनी है, चीन उससे बौखलाया हुआ है इन सब मामलों से? बिल्कुल, क्वाड ने उसको हिला दिया है। क्वाड से वो बौखला गया हुआ है, क्योंकि जापान, उधर से ऑस्ट्रेलिया, हम और यूएसए आके साउथ चाइना सी के बीच में हमारी भी अपनी एक्सरसाइजेज इकट्ठी हुई हैं। तो जहां पर कि चीन दावा करता था अपना ताइवान के ऊपर में, बड़े बड़े पार्सले आइलैंड्स वगैरह दूसरे के साथ में वो करता था, अभी उसको लग रहा है कि शायद वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, चाइना एक स्ट्रांग कंट्री है, एक स्ट्रांग पावर है, लेकिन जब 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब एक छड़ी और जो बाकी वाले, तो इसमें वो बौखला गया हुआ है, घबरा गया हुआ है। तो इस कारण से मेरे ख्याल में तो वो मिस एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन शायद आपका यही आगे वाला सवाल हो, वो जो रशिया ने यूक्रेन के साथ में किया है, और वहां पर जो पहले सोचा गया था, रशिया ने सोचा था कि मैं तो 7 दिन के बीच में यूक्रेन को घुटने टिकवा दूंगा, और अब 9 महीने हो गए वहां पर। तो पहले शायद चाइना भी कुछ ऐसा सोच रहा था, ताइवान 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 कर रहा था, वहां देख लिया, वहां रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि वहां पर दुनिया, वर्ल्ड साथ में है, नाटो साथ में है, सारे साथ में है, तो चेकमेट हो गया। इसी प्रकार से ताइवान का कहां सोच रहा है, और इंडिया के साथ में तो इंडिया इटसेल्फ इज अ बिग वन ऑफ द इमर्जिंग सुपर पावर्स। जनरल शर्मा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चीन जो है, जैसे कि आपने भी कहा कि विस्तारवादी देश है, और अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण हम देखें तो चीन का जो है सीमा विवाद ज्यादातर उसके पड़ोसियों के साथ है, जैसे कि आपने भी उसका वर्णन किया। तो मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ? अगर हम देखें आतंकवाद पर भी उनका रुख देखिए, जिस प्रकार से जो इतने कट्टर आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ जब कोई प्रस्ताव आता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की जो सैंक्शंस कमेटी के सामने, उसको वहां पर चीन अपना जो है वीटो यूज कर लेता है पाकिस्तानी आतंकवादियों को बेल आउट करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि चीन आतंकवाद के पक्ष में एक तो वीटो करता है, और दूसरी बात चीन विस्तारवाद की नीतियों में, आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा और चीन पर दबाव बनाना होगा? बिल्कुल सही है। चाइना जो एक एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी कंट्री है, जो कि उसकी हिस्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया कि क्वीन डायनेस्टी से ही शुरू हुआ है, ये उनके साइक में है, ये उनके दिमाग में है। इसीलिए तो बॉर्डर डिस्प्यूट 12 कंट्री के साथ में अपना सुलझा ही नहीं रहे। और दूसरा चीज जो है कि चाइना एक अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है, और वो अपॉर्चुनिज्म ये है जहां उसको फायदा होता है, चाहे वो चाहे आतंकवाद का हो या किसी चीज का भी हो, वो उसका साथ दे देगा, क्योंकि उसके बीच में उसका फायदा है। तो आपने कहा जैसे पाकिस्तान के बीच में जब किसी को इंटरनेशनल टेररिस्ट करार कर देना होता है, यूएन में जाके वो स्टंप कर देता है। तो ये चाइना की नीति है, BRI करना, सब कुछ करना। तो ये सब चाइना का एक, मैं बोलता हूं, एक साइकी बन गया हुआ है। वर्ल्ड को साथ में होना चाहिए। आपने ठीक कहा, आधा वर्ल्ड यानी कि जो ईस्टर्न टाइप ऑफ द वर्ल्ड है, तो क्वाड में तो एक ऑलरेडी इकट्ठे हो ही गए हुए हैं, तो बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ जो खतरे की घंटी ये है कि कहीं चाइना और रशिया दोबारा से अपनी सोच विचार, जो सी वाली सोच विचार है, वो इकट्ठी ना कर लें। अगर वो होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। जनरल शर्मा, एक आखिरी सवाल। अभी आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पूरे विषय पर जो है बयान भी दिया है, और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो यथास्थिति थी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अरुणाचल प्रदेश में, उसको बदलने का दुस्साहस चीन ने किया है। तो लेकिन हमारे जो बहादुर सैनिक हैं, उन्होंने शौर्य दिखाया और चीन के इस प्रयास को पूरी तरह से विफल कर दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये चिंता का विषय है, और सरकार को कोई अब एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी चीन से जो है डील करने के लिए? देखो, राजनाथ जी जो एक है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स है, मैं किसी की ऐसे ही नहीं प्रेज कर रहा हूं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस मिनिस्टर है। जो वो बोलते हैं वो उसको मीन करते हैं, और वो जो बोलते हैं वो ग्राउंड रियलिटी में हो रहा होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि चाइना कोशिश
कोशिश में लगा हुआ है कि कहीं पर भी जो हमारा एलएसी का है, क्योंकि एलएसी में परसेप्शंस डिफरेंट हैं, मैकमोहन लाइन के ऊपर में और उधर अपने लद्दाख के बीच में, क्योंकि मोटी रेखा जब नक्शे पे खींची जाती है तो एक दूसरे को वो होता है। कहीं पर वहां पर पिलर्स नहीं है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान के साथ में है, कहीं बाउंड्री पिलर्स नहीं है, कहीं पर क्या बोलते हैं तार नहीं लगी हुई है, कुछ नहीं लगा हुआ है। और मैं कई कई जगह में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वहां पर नॉर्थ सिक्किम में वहां पर था, तो वहां पर तो पत्थरों की ढेरियां बनाई हुई हैं, जिसको केन्स बोलते हैं, CAIRN, केन्स बोलते हैं। पत्थरों की ढेरियों से हम लोगों ने बना रखा था, यहां तक मेरा इलाका वहां, लेकिन चाइनीज उस पत्थरों की ढेरियों को उठा के हमारी तरफ में उठा के रखते थे, वहां पर भी मुक्का मुक्की चलती थी। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक सीमा विवाद ये सुलझता नहीं, ये सीमा विवाद नहीं सुलझेगा, तब तक ये चलता रहेगा। चाइना क्लेम करता रहेगा, क्योंकि उसको ये बॉर्डर को एक्टिवेट करके रखना है। लेकिन देश को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2022 का भारत है। और अगर कोई भारत को आंख दिखाएगा तो भारत पूरी तरह से सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाहे वो चीन जैसा इतना शक्तिशाली देश भी क्यों ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट चाइना। China is a strong country, so we don't underestimate him, but China should not underestimate India. India is a new India, different India, united India, strong-willed India, और मुंह तोड़ जवाब देने का है। और आपने देख ही लिया, चाहे गलवान था, चाहे वो वहां पर डोकलम था, कहीं पर भी था। तो इसलिए चाइना के लिए ये एक, हम कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई दुस्साहस ना करे जिसके बीच में कि ब्लड बाथ हो, और उस ब्लड बाथ के बीच में उनका ही ज्यादा नुकसान होगा। भारत अभी जो है महान है और उनका नुकसान होगा, इसीलिए वो चीज इसका दुस्साहस ना करें। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं और साथ ही में भारतीय सेना में ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स के। और अपने अनुभव के अनुसार इन्होंने अभी जो ताज़ा मामला हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, उस पर अपनी राय रखी और कहा कि चीन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन को भी ये याद रखना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है। भारत एक मजबूत राष्ट्र है और अपनी संप्रभुता को रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, और अगर कोई दुस्साहस भी करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी भारत पूरी तरह से तैयार है और सक्षम है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक। We are now being joined by Lieutenant General Rakesh Sharma. He is a defense analyst and former Director General of Operations and Logistics in the Indian Army. General Sharma, first of all, many thanks for speaking to India today. Thank you. General Sharma, you must be aware of the latest incident that has taken place along the line of actual control in Arunachal Pradesh's the Tawang sector. China has once again resorted to a misadventure. It tried to occupy one of the most important posts there, but our brave troops on ground have given a befitting reply to China. But General Sharma, tell me one thing, that how serious is this matter? Because time and again China, is trying to provoke India. And should India be worried now? Will China escalate matters along the line of actual control? Well, as you are aware, since 1962, after the 1962 war, there have been skirmishes many a time on the Chinese India-China border. That is the LAC area. And this particular incident of 9th December is one of those kind of an incident wherein China, with 300 troops, they tried to intrude into our territory and occupy I would say a dominating area. And they were very bravely actually given a fist fight by our soldiers, just like Galwan, and they were beaten back and thrown back to their own... they had to retreat. They had to retreat back. So what I would want to say is,
that these kind of incidents have been going on since 1962, and they will continue to go on till the time the border dispute is not resolved, because of the factor that the border perception of the two countries is different, especially so I would say something damn in the head of China of the perception because the McMahon line, which was drawn with a thick pencil and also towards the northern side, I think it is because of that these perceptions are differing and they intrude into our own territory. General Sharma, there is concern among many people. People want to know that, I mean, what exactly is happening along the line of actual control, whether in Ladakh or in Arunachal Pradesh. And according to you, I mean, I beg your pardon, is China planning something big along the line of actual control? And what does China want to achieve now? You see, we have to see this in the overall context of what is there in the continent or the subcontinent and what is going on in China. If you really see that, then the answer to your question is China is as yet nothing up to a big thing towards India. It only wants to keep kindling the fires up on our northern borders. What you are trying to say is that China wants to, keep this entire stretch activated. Absolutely. You see, this is because China is an expansionist country. Since times immemorial, from the Qin dynasty to the Han dynasty, when they invaded and took control of the area, whether it was northern Vietnam or in the northern Korea side, out of the 14 countries where China borders with the other countries, 12 countries it has got dispute. And it has not resolved them for a long time because of the fact that one day thinking, giving its own perception because of its expansionist mind that I will be able to. And that, one of that country is India. So I don't think so. China is seriously wanting to resolve this dispute, our boundary dispute. Because of its, expansionist nature. Tomorrow I may get an opportunity that I will become strong. And when China becomes strong, then it will dictate terms. Because China respects that country which is strong. So now India is also emerging strong. China's peaceful rise to a near superpower, you have watched it over so many decades now. And China wants to keep this fire kindling and only maybe mean business when it is a superpower. So I think as of now, since you have asked me, I don't think so. It is up to something big here. And second part, which you asked me, the internal situation in China, you already know that. Xi Jinping is almost, I would say, in a turmoil. There was initially COVID, there was a backlash of the entire world, and now there is an economic downturn. Many of the Western partners are, lifting up their industries. So there is unemployment, there is unrest. China wants to divert the attention of its own people from its internal issues. Yeah, one of the issues is that it wants to divert its attention. And second thing is that why I'm saying is that it wants to keep our borders activated so that India has got a large standing force which guards its borders. And it does not divert it towards Pakistan, because China and Pakistan are all-weather friends. So for China, Pakistan will do anything. It has done, even for the terrorists, not letting them get blacklisted. So it wants that India should be occupied on two fronts, the China front, the northern front, and so that is why it keeps the fires kindling onto this side. And third dimension, if I really look at it, is that, China's eastern periphery, which is known as the arc of vulnerability, China is more sensitive to that. In the present times, it was claiming Taiwan, that I will annex Taiwan. It could not even bully Taiwan now. And Taiwan has also given befitting reply, because China didn't want, US official Nancy Pelosi to visit Taiwan. But she went ahead and Taiwan, welcomed her with open arms. Yeah, absolutely. I remember
when this visit was to take place, and I think you only came and you asked me, should she carry on with the visit? Why should she escalate the tension? I had said no, she should go, because this will give confidence to a small country. And why should any expansionist country be permitted to do like this? So that time it happened, and whatever little happened. But now, after that, you see, there's a Quad which has come into place. I'm coming to that point, because recently, Indian and American troops, were participating in a joint military exercise called Yuddh Abhyas. And these kind of exercises have been happening in the recent past, quite frequently. And a Quad alliance is also, developing. Do you feel that China is somehow rattled and frustrated because of the cooperation between India, America, Japan, and Australia? Yes, yes, I certainly would support that. You see, there is this joint Indo-US exercise going on in Oli in Uttarakhand, and it may be just a backlash of that, which is the immediate one, because it is going on. It may be the backlash. It may be China's message to India. Yes, it may be just a message to them that if you do like this, show off your strength on my borders with some other country, I am capable of doing these kind of things. So this is one factor. The other factor that you talked about, the Quad, was that Quad is the conglomerate of Japan, Australia, US and India. And showing the presence, shifting the focus to the eastern borders has actually baffled China. What its designs were to take over Taiwan and also some of the islands in the South China Sea. I think it has suffered a setback. And the second factor which I may add on is that seeing Russia and Ukraine status, what has taken place, that it is not easy in the present day environment to fight one country to fight the other country with just force when the world gets together. Right. So it has learned from there. So I think now China, internally and externally, when it places itself in the overall scenario, it is not likely to do anything big along our northern borders. It will only keep ticking. So China must understand now that it can no longer bully its neighbors, one, and China should also understand that it's not 1962's India, it's 2022's India. We are a very strong country, and we know how to defend our territorial integrity and sovereignty, and China must understand it. Yes, absolutely right. You see, China undoubtedly is a strong country. We must not underestimate China. But in the same breath, I would say China should also not underestimate India. Gone are the days of 62. We are also emerging towards a superpower status. We are a strong country. We are a new India. We are a strong India with a strong political will and leadership. With Modi ji at the helm of affairs over the last 8 years, we have proved it. The world is acknowledging this fact. Where is China left? The whole world is acknowledging the reception that our Prime Minister gets. That means indirectly the country gets. So India is a very strong country under Modi ji. And China should not make any misadventure both towards Taiwan side or anything towards India, because India will give a befitting reply to China, and probably I can say that India will bleed China twice more than what even it thinks of. General Sharma, my last question to you. Given what has happened, recently, do you think that the international community must now get together to, check China's, expansionist policies, whether in Taiwan, whether with Japan, whether with India? Because China, we have seen what its policies towards Japan, Taiwan, and now what China is doing along the line of actual control. And not only that, as far as the issue of terrorism is concerned, we have seen that how China has vetoed international community's efforts to, blacklist
terrorists and to declare, known terrorists as international terrorists, global terrorists. China has blocked those moves at the United Nations. So don't you think that now international community must get together and mount pressure on China, that it can no longer dictate terms to the international community? Yes, you see, the history is replete with the examples of China, proving that China is an opportunistic country. Wherever it matters to him, where there is something which is good for that country, it will take even a wrong kind of a stand. Whether it is with the terrorists, or labeling them like Pakistan terrorists to be labeled, or even for that matter, construction of CEPC or anything of that kind. Right. So, though China is opportunistic, it can bend front as well as rearwards. Right. So, the world community has to understand this. And China is trying to have an axis with old-time friend Russia. So I think this is the high time that this was the right approach, that the world got together, the half of the world got together to support Ukraine, so that unnecessarily no country can bully the other country, because today is that global world. And similar goes good whether it is Taiwan or anything which will happen to, let's say, even a spark happens here, though India is able to take care of itself. But then it is high time that in this global world, all the countries come together for a common cause. May it be terrorism, may it be aggressions, may it be expansionist designs or anything of that kind. And the world is understanding. You see, America is sitting with us in, here doing exercises with us, joint exercises. So is Australia doing. So many countries, they want to do it. So I think the world is understanding this slowly, this mad game which used to take place earlier. America, which used to be more opportunistic than China, is trying to now realize. So I think it is high time that the world gets together against the evil. Many thanks for speaking to India Today, sir. My pleasure. Yeah. So that was Lieutenant General retired Rakesh Sharma, defense analyst and former Director General of Operations and Logistics and Strategic Movement in the Indian Army. And he spoke exclusively to us on the latest provocation by China along the line of actual control. He's saying that no doubt that China is a very strong country, but China must also understand that India is no longer the India of 1962, and India has shown its valor. Indian soldiers have shown their bravery and valor, whether in Galwan or in Doklam, and India is fully capable of defending its territorial integrity and sovereignty. With video journalist Neeraj Kumar, this is Sunil Bhatt reporting from Jammu for India Today.